डियर व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं डिफेंस स्टडीज़ के शुरुआती टॉपिक की डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ डिफेंस स्टडीज़। रक्षा अध्ययन की परिभाषा, इसके विषय क्षेत्र की। डिफेंस स्टडीज़, जैसा कि आप समझ रहे हैं, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, डिफेंस एंड स्टडीज़। डिफेंस का मतलब रक्षा और स्टडीज़ का मतलब अध्ययन। इस विषय में हम रक्षा सुरक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। हमारी जो सेनाएं हैं, उनसे संबंधित जो विषय हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जो हमारा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेना का संगठन है, युद्ध लड़ने के क्या तरीके हैं, और जो सेनाओं का संगठन का निर्माण किया जाता है, उसका मूल उद्देश्य नेशनल सिक्योरिटी है। सेना से मतलब हथियारों से लैस मनुष्य वर्ग से ही नहीं, बल्कि उस सैन्य संगठन, साधन, विकास और आर्ट ऑफ वारफेयर इत्यादि अन्य चीज़ों से भी है। बात करते हैं मिलिट्री साइंस की। तो मिलिट्री साइंस डिफेंस स्टडीज़ का एक दूसरा नाम है, जो प्राचीन समय में या पहले शुरुआती दौर में चलता था। मिलिट्री साइंस दो शब्दों से बना हुआ है, मिलिट्री प्लस साइंस। साइंस लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान। कुछ लोगों की यह धारणा है कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं के अध्ययन की एकमात्र वस्तु है, लेकिन एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा ज्ञान की क्रमबद्ध खोज करना ही विज्ञान है। साइंस इज नॉलेज relating to a particular subject acquired by systematic observation, experience or study, the facts of which have been coordinated by systemized and classified। जब किसी सेना का संगठन का निर्माण युद्ध लड़ने के उद्देश्य से होता है, तो हमें युद्ध के बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। और युद्ध का इतिहास उतना ही पुराना है जितना ह्यूमन रेस का। इट मीन्स मनुष्य ने प्रारंभ से ही संघर्ष किया है। यदि हम बात करते हैं मानव के उद्भव की, तो मानव ने अपनी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए जंगली जानवरों के साथ संघर्ष किया। ये बिल्कुल स्टार्टिंग एज की बात मैं कर रहा हूँ। बाद में जो शिकार द्वारा मनुष्यों ने प्राप्त किया, उसको बंटवारे आदि के लिए के कारण जो तनाव हुआ, आपस में मानव से टकराव हुआ, उनमें आपस में संघर्ष होने स्टार्ट हुए। अब बात करते हैं, जैसे कबीलाई सभ्यता थी, या जहाँ जहाँ आज भी कबीलाई सभ्यता है, तो वहाँ पर एरिया बटे हुए हैं कि ये एरिया फलाने कबीले का है या इस ग्रुप का है, तो दूसरा ग्रुप उस एरिया में नहीं आ सकता। यदि आता है तो वहाँ पे संघर्ष देखा जाता है। साथ ही हथियारों का निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य उस समय पर था, जंगली जानवरों का शिकार करना और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना। किंतु धीरे धीरे बाद में इनका प्रयोग मानव संघर्ष में भी होने लगा।
मनुष्य में जब पार्श्विक यानी कि एनिमल वृत्ति उत्पन्न हुई, तब 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 मनुष्य संघर्ष की ओर जाने लगा, युद्ध में इन्वॉल्व होने लगा। किंतु इतना हम कह सकते हैं कि मानव में संगठन में रहने की जो भावना उत्पन्न हुई, उसका मूल कारण संघर्ष ही था। मतलब धीरे धीरे मनुष्य जब उद्भव हुआ तो अपने पेट के लिए उसने जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू किया। जंगली जानवरों का शिकार के साथ साथ जंगली जानवरों से उसे अपनी रक्षा भी करनी थी, तो इसलिए उसने हथियारों का निर्माण किया। अब जैसे जैसे ह्यूमन रेस बढ़ती गई तो शिकार को लेकर आपस में टकराव होने लगा मानव का मानव से। फिर कुछ लोग ने अपने ग्रुप बनाए और वो संगठन में रहने लगे, और फिर संगठनों का आपस में टकराव होना शुरू हो गया। तो जो आज हम सैन्य संगठन के रूप में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी मूल भावना में यह बात रही है कि मनुष्य का आपस में संघर्ष रहा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ डिफेंस स्टडीज़। अब मेन कंपोनेंट्स डेफिनेशंस में क्या आते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। डिफेंस स्टडीज़ की डेफिनेशन में देखा जाए तो कैप्टन BN मालीवाल के शब्दों में, सैन्य विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सैनिक विचारधारा, संगठन, सामग्री और कौशल के विकास को समाज के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। यानी कि मिलिट्री साइंस डील्स विद द इवोल्यूशन ऑफ मिलिट्री थॉट्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स, मिलिट्री टेक्निक्स एंड पॉलिसीज इन रिलेशन टू सोसाइटी। अब मिलिट्री साइंस या डिफेंस स्टडीज़ मानव ज्ञान की वह शाखा है जो प्राचीन काल से यानी कि आदि काल से ही सामाजिक शांति स्थापित करने, यानी कि समाज में पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए, तथा बाह्य आक्रमण से यानी कि जो बाहर से आक्रमण होने, अटैक होने हैं, से अपनी निजी प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण समझी जाती रही है। डिफेंस स्टडीज़ के अंतर्गत शांति स्थापना के साधन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, आर्मामेंट का यूज़ और डेवलपमेंट, वॉर टैक्टिक्स का मानसिक, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाता है। यानी कि डिफेंस स्टडीज़ में युद्ध का जो हम स्टडी करते हैं उसका मेंटल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाता है। मिलिट्री साइंस एक या डिफेंस स्टडीज़ एक सोशल साइंस का विषय है जो हमें समाज में होने वाले युद्ध के कारण, प्रभाव, विधि और साधनों की जानकारी कराता है। यानी कि डिफेंस स्टडीज़ में हम युद्ध के क्या कारण हैं, युद्धों के क्या प्रभाव हैं, युद्ध के लड़ने की कौन कौन सी विधियां हैं या क्या क्या साधन रहे हैं, इनके बारे में समाज को जानकारी मिलती है। फाइनली हम इन सारी बातों का निचोड़ करते हैं तो डिफेंस स्टडीज़ एक स्पेशल स्टडी है और यह एक ब्रांच है सोशल साइंस की, जिसके अंतर्गत एक सोशल साइंस का विषय होने के नाते मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, आर्मामेंट, डिफेंस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट ऑफ वॉरफेयर, लॉजिस्टिक्स, टैक्टिक्स, वॉर स्ट्रेटेजी, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं।
मिलिट्री साइंस या डिफेंस स्टडीज़ में हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं मिलिट्री आइडियोलॉजी कि सैनिक विचारधारा किस तरह की है किसी कंट्री की। हम बात करते हैं कि किसी राष्ट्र की सेना का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, युद्ध का अध्ययन क्या है, युद्ध किस तरह लड़े जाते हैं, युद्ध के लड़ने के कारण क्या हैं, युद्ध किन किन साधनों से लड़े जाते हैं, कौन कौन से हथियार हैं, वॉर की क्या स्ट्रेटेजी है, टैक्टिक्स जो है वो किस तरह की अपनाई जाती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है। लॉजिस्टिक का मतलब यहाँ पर खाद्य रसद आपूर्ति, यानी कि जो युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक साजो सामान चाहिए, उसमें आपका हथियार भी है, उसमें आपका हथियार भी है, उसमें आपका जो हमारे सोल्जर्स को युद्ध के दौरान जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, ये सब लॉजिस्टिक के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ डिफेंस स्टडीज़। सैन्य विज्ञान या रक्षा अध्ययन का क्षेत्र। यदि डिफेंस स्टडीज़ को एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में हम स्टडी करें तो किसी भी विषय की परिभाषा उसी विषय के क्षेत्र के जुड़ी हुई होती है। मॉडर्न इरा में भी राष्ट्र का प्रत्येक अंग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध से संबंधित है। युद्ध में सोल्जर्स आर्मी युद्ध लड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ सैनिक ही युद्ध लड़ रहे होते हैं। मेन रोल आर्मी का है, सैनिक का है, सोल्जर्स का है, लेकिन एक फार्मर, एजेंट, मजदूर, उद्योगपति, शिक्षक, इवन विद्यार्थी आदि भी सार्वजनिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ रहे होते हैं और सेना की युद्ध लड़ने की क्षमता, योद्धिक क्षमता को बनाए रखते हैं। ऐसी दशा में डिफेंस स्टडीज का क्षेत्र केवल वर्तमान समय में सैनिक संगठन, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर टैक्टिक्स तक ही सीमित नहीं रह जाता है। प्राचीन काल में डिफेंस स्टडीज़ का उल्लेख केवल धर्मशास्त्रों में ही किया गया था, लेकिन जब कई वर्षों बाद धनुर्वेद ग्रंथ की रचना हुई, इस ग्रंथ में सैन्य विज्ञान या डिफेंस स्टडीज़ का क्षेत्र बहुत सीमित रखा गया। मानवीय या मानव सभ्यता के डेवलपमेंट एवं धीरे धीरे जब मानवों की संख्या बढ़ने लगी, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही युद्ध का रंग रूप, हथियारों में आमूलचूल परिवर्तन होना स्वाभाविक हो गया। मनुष्य आपस में शुरुआती दौर में जब युद्ध लड़ता था तो पत्थरों के हथियार थे, ये पाषाण काल की बात है। स्टोन इरा में या स्टोन एज में हथियार जो थे, पहले गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती थी, फिर हथियार पत्थरों के आ गए, फिर लकड़ी के हथियार भी बने। आपने भी देखा होगा जो वॉर मूवीज़ हैं, एनिशिएंट वॉर मूवीज़, उसमें हथियार इसी तरह के होते हैं। फिर आयरन या लोहे का जब आविष्कार हुआ तो लोहे के हथियार बनने लगे, तलवार बनने लगी, भाला बनने लगा और अन्य प्रकार के हथियार बने। जब हथियारों में जब ये आमूलचूल परिवर्तन हुआ तो समाज संगठन, सामाजिक जो एक ताना बाना था उसको भी एक नया रूप मिला। युद्ध और शासन का कार्य उत्तरदायित्व, युद्ध का और शासन कार्य का उत्तरदायित्व एक स्पेशल क्लास को दिया गया, जिसको हम क्षत्रिय वर्ग मानते हैं। क्षत्रियों का कर्तव्य क्षत्रिय समाज की बाह्य एवं क्षत्रिय समाज की बाह्य एवं आंतरिक शांति के रक्षक हैं। राष्ट्र का नैतिक संगठन और राष्ट्र की नैतिक शक्ति उन्हीं के हाथ में रही है और ये लोग राजनीतिक व्यवस्था करने वाले रहे हैं। महाभारत और रामायण काल में भी डिफेंस स्टडीज या मिलिट्री साइंस ने काफ़ी तरक्की की।
मौर्य पीरियड में या कौटिल्य के काल में भी यह अपने चरम पर था। यहाँ तक कि जो हमारी नेवल पावर है या जल सेना है, इसका भी स्टार्टिंग कौटिल्य के समय में हो गई थी। आधुनिक समय में इस क्षेत्र को अधिक विस्तार रूप देने का श्रेय जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको जाता है। अब युद्ध का क्षेत्र सीमित न होकर असीमित हो गया। अमेरिका अपने देश से सुदूर अफ़गानिस्तान में अटैक कर देता है। तो ये सब क्यों संभव हो पाया? ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाया। इतने उन्नत किस्म के हथियार आज हमने बना लिए हैं कि जो युद्ध पहले सालों साल चलते थे वो युद्ध मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हम इस चीज़ को देख चुके हैं। अमेरिका द्वारा जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए गए और विश्व युद्ध समाप्त। जो इतना लंबा विश्व युद्ध पिछले 3-4 साल से चल रहा था, वो विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि युद्ध का क्षेत्र सीमित न होकर असीमित हो गया है। समस्त प्रदेश, पूरी पृथ्वी ही एक वॉर रीजन या रण क्षेत्र के रूप में हम देख रहे हैं। युद्ध किसी एक स्थान पर न लड़े बल्कि पृथ्वी की सभी जगह लड़ा जा सकता है या लड़ा जा रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक समस्या है कि विध्वंसकारी शस्त्रों के या जो मासिव रिटेलिएशन या जो बहुत घातक मारक क्षमता के हथियार हैं कि इसके निर्माण को कैसे रोका जाए या इनके प्रभाव को कैसे सीमित किया जाए। यदि एक तरफ सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है तो दूसरी तरफ अधिक से अधिक शक्तिशाली और घातक हथियार का निर्माण किया जा रहा है। एक तरीके से आर्म रेस को हमने जन्म भी दे रखा है। और एक तरफ हम बात करते हैं कि डिसआर्ममेंट होना चाहिए, आर्म्स कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन साथ ही बड़ी शक्तियाँ और अन्य भी राष्ट्र भी लगातार अपने हथियार या हथियारों की जो प्रणाली है, अपना डिफेंस सिस्टम को अधिकाधिक दिन रात लगे हुए हैं मजबूत करने में। रूस अमेरिका के पास भयंकर और घातक हथियारों का एक बड़ा जखीरा है। आधुनिक वायुयान उनके पास हैं, उनके पास कवच युक्त गाड़ियां हैं, उनके पास टैंक्स हैं, उनके पास सबमरीन्स हैं, उनके पास उस तरह के हथियार हैं कि वो पूरी पृथ्वी को एक बार नहीं सैकड़ों हजार बार नष्ट कर सकते हैं। यदि हम एक तरफ इस विषय के अंतर्गत मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वॉर टैक्टिक्स, स्टेट पॉलिसी और आर्मामेंट का स्टडी करते हैं, तो दूसरी ओर हम इकोनॉमिक्स, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिक सिचुएशंस का भी अध्ययन करते हैं। वर्तमान समय में हमारी सेनाओं के 3 मुख्य अंग हैं: आर्मी थल सेना, एयरफोर्स वायुसेना या नभसेना, नेवी यानी कि नौसेना। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, युद्ध लड़ने का तरीका है। इन सारी बातों को डिस्कस करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि हम कह सकते हैं कि भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक डिफेंस स्टडीज़ का क्षेत्र या मिलिट्री साइंस का जो फील्ड है, इस अध्ययन का क्षेत्र बढ़ता ही रहा है। अब बात करते हैं सैन्य विज्ञान या डिफेंस स्टडीज़ के अलग अलग कौन कौन से नाम हैं, क्योंकि अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है। यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो हमारा विषय है चलता है वो मिलिट्री साइंस के नाम से चलता है, और पहले भी यहाँ यूजी लेवल पर
पीजी लेवल पर नाम भी इसका मिलिट्री साइंस था। आज यदि बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की लिस्ट में हमारे इस विषय का नाम डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, और यह एक यूनिफॉर्म नेम है, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन। हमारे यहाँ पर नाम चलता है डिफेंस स्टडीज़, रक्षा अध्ययन, मिलिट्री स्टडीज़ ये भी चलता है, रक्षा अध्ययन, मिलिट्री स्टडीज़, सैन्य अध्ययन, सैन्य विज्ञान, सिक्योरिटी स्टडीज़ भी कुछ विश्वविद्यालयों में देखा जाता है, कुछ जगह स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ भी चलता है, और कुछ जगह पर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ भी चलता है, और कुछ जगह पर वार स्टडीज़ भी चलता है। तो इस तरह विषय के नाम अलग ज़रूर हैं, लेकिन इनकी विषय वस्तु एक ही है। आई होप कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिफेंस स्टडीज़, मिलिट्री साइंस, मिलिट्री स्टडीज़ विषय को लेकर ज़रूर हुई होगी। अंत में आप सभी का धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।